सो स्टूडेंट्स, मैंने कल आप लोगों को ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सिक्वेंसेस बताए थे, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस एंड कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया और ग्लोबलाइजेशन इनका क्या रिलेशन है, कि ग्लोबलाइजेशन में इंडिया का क्या रोल है, या ग्लोबलाइजेशन को इंडिया ने कैसे एक्सेप्ट किया, या ग्लोबलाइजेशन से इंडिया को क्या बेनिफिट्स हुए हैं। इन ऑल हम ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्लो ऑफ पीपल एंड फ्लो ऑफ कमोडिटीज, ये चीजें, फ्लो ऑफ आइडियाज, ये चीजें नई नहीं है कि जो पहली बार ग्लोबलाइजेशन के पीरियड में ही शुरू हुई हों। दिस फ्लो took place in past also, in present also, and it will continue to take part in future also. आप ये देखेंगे कि ये जो सेंचुरीज से पहले, मतलब बहुत बहुत सेंचुरीज पहले भी लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। एंड आई गेव यू वन एग्जांपल कि इंडिया में जो कॉलोनियलिज्म का दौर आया, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया, दैट वाज also a part of this flow of capital and flow of commodities and flow of ideas. आप देखेंगे कि इतनी दूर से ब्रिटिशर्स इंडिया में आए और आकर के उन्होंने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया, that fulfilled their imperial ambitions. उनकी imperial ambitions को fulfill किया, and at that time India became only exporter of primary goods. हम प्राइमरी गुड्स, रॉ मटेरियल्स को केवल एक्सपोर्ट करते थे, और फिनिश्ड गुड्स तो हमारे देश में बहुत ही कम प्रोड्यूस किए जाते थे, और जो प्रोड्यूस किए जाते थे वो केवल हैंडमेड होते थे, वो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस नहीं किए जाते थे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि जब हमारा देश फ्री हुआ है ना, क्योंकि ये तो पॉलिसी ब्रिटिशर्स की थी, बट व्हेन इंडिया बिकेम फ्री तो हमने अपने प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी को एडॉप्ट किया। मैंने आप लोगों को बताया कि अगर उसी समय से हम दूसरे देशों से फिनिश्ड गुड्स का इंपोर्ट शुरू कर देते तो हमारे देश के जो प्रोड्यूसर्स थे वो कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाते। दो आप लोग जानते थे कि उस समय पर हमारे देश की जो टेक्नोलॉजिकल सिचुएशन थी वो अच्छी नहीं थी, और इस वजह से हमारे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, और अच्छी क्वालिटी के गुड्स हम प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे। डजेंट मैटर, अगर हम उस समय पर इस पॉलिसी को एडॉप्ट नहीं करते तो हम बहुत पीछे रह जाते। तो सिंस 1947 to 1991 इंडिया एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे प्रोड्यूसर्स थे उनको प्रोटेक्ट किया गया, हमने बाहर से आने वाले गुड्स को रेस्ट्रिक्ट किया, उस पर हमने टैक्सेशन पॉलिसी को लगाया, और हमने इंपोर्ट कोटा और एक्सपोर्ट कोटा फिक्स किए, हमने ट्रेड बैरियर्स लगाए, जिससे कि हमारे देश के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने गुड्स प्रोड्यूस करें, चाहे वो लो क्वालिटी के थे, लेकिन कम से कम प्रोड्यूसर्स जो है वो डिस्करेज न हो और प्रोड्यूस करें। और साथ में अगर हम दूसरे देशों से जो इम्पोर्टेड गुड्स थे, अगर हम उनकी जो फ्लो ऑफ गुड्स है उनको अगर हम रेस्ट्रिक्ट न करते तो डियर स्टूडेंट्स हमारे देश में इम्पोर्टेड गुड्स ज़्यादा सेल हो जाते और हमारे जो प्रोड्यूसर्स थे उनके गुड्स सेल नहीं हो पाते। तो इस पॉलिसी को हमने 1991 तक एडॉप्ट किया था, बट 1991 में ऐसा फील किया गया, और ये एक ऐसा दौर था कि इतने लंबे टाइम के बाद में, लगभग 40-42 साल हो चुके थे, और उनके उसके बाद में इट वाज रियलाइज्ड, इट वाज फेल्ट दैट द टाइम हैज कम दैट इंडिया शुड compete in the world.
और गुड्स के प्रोडक्शन में इंडिया को कम्पीट करना चाहिए और इंडिया को जो है ना दूसरे देशों के साथ में कंपटीशन रखना चाहिए। और इसी वजह से इंडिया में 1991 में एलपीजी की पॉलिसी को एडॉप्ट किया गया। दिस वाज द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। While some advances were made in certain arenas, critical sectors such as health, अब देखो हमारे जो कंट्री थी उसमें प्रोडक्शन के फील्ड में तो कुछ तरक्की की गई थी, लेकिन हेल्थ के कंडीशन में, हेल्थ के एरेना में, हाउसिंग के एरेना में, प्राइमरी एजुकेशन में अभी भी हम काफी पीछे थे और इसीलिए हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी काफी पीछे थी। तो 1991 के बाद में हमने इस को चेंज किया, इस पॉलिसी को, इकोनॉमिक पॉलिसी को चेंज किया और इस पॉलिसी को जब इंडिया में चेंज किया गया था तो उस समय पर भी बहुत ज्यादा इसका विरोध भी हुआ था, कुछ ने इसको एक्सेप्ट भी किया था। अगर आप लोगों की फैमिली में कभी बात होती हो तो आप देखेंगे कि जो हमारे छोटे प्रोड्यूसर्स थे, वो लोग जो कंपटीशन नहीं फेस कर पाए थे, उन लोगों ने इस समय पर उनके काम धंधे रुक गए थे, उनके जो ना प्रोडक्शन बंद हो गए थे और उनको बहुत बुरी तरह से नुकसान हुआ था। लेकिन इसके बाद जो है इस पॉलिसी में लगभग जो है आज के टाइम पे हम कह सकते हैं कि इससे हमें फायदा हुआ है और इंडिया ने बहुत सारे फील्ड्स में काफी डेवलपमेंट किया है और इन्वेस्टमेंट्स भी इंडिया में काफी बढ़ी हैं। तो हम ये कहेंगे कि while it may be too early to say how good this has been for India, लेकिन अभी हम ये कहें कि इससे बहुत ज्यादा इंडिया को बहुत फायदा हो गया है, तो अभी हम ऐसा बिल्कुल एकदम डिसिसिव नहीं हो सकते हैं। The ultimate test is not high growth rates as making sure that the benefits of growth are shared so that everyone is better off. तो जो बेनिफिट्स है इसके, उसका जो है ना सभी के लिए उसको शेयर किया जाना चाहिए ताकि सभी को उसके जो है ना फायदा हो सके। तो आप देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन में इंडिया ने कैसे ग्लोबलाइजेशन को ज्वाइन किया और कैसे इंडिया में ग्लोबलाइजेशन का जो ये प्रोसेस है वो कंटिन्यू हो रहा है। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ग्लोबलाइजेशन को जब हमने अपने देश में इम्प्लीमेंट किया तो क्या इसको बहुत आराम से, इसको सहज होकर के सभी ने, सबकी सहमति से इसको एक्सेप्टेंस मिली? तो ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। Whenever a new policy is introduced, चाहे वो कोई भी पॉलिसी हो, उसका बहुत बड़े लेवल पर विरोध होता है। जैसे अभी आप एग्जांपल ले सकते हैं कि CAA का जो है ना विरोध इतना जबरदस्त हुआ, जैसे डिमोनेटाइजेशन जब हुआ तो उसका विरोध जबरदस्त हुआ। तो जब भी कोई नई पॉलिसी आती है तो पुरानी पॉलिसी से जो लोग सहज हो चुके होते हैं या उस पॉलिसी में जो ढल चुके होते हैं, वो नए चेंजेस को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं और वो बहुत सारे लोग विरोध करते हैं और पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस दोनों जो है इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ऐसा ही जो है ना हमने ग्लोबलाइजेशन के पीरियड में भी देखा कि इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में भी बहुत जबरदस्त विरोध हुए और जो है WTO की जो पॉलिसीज थी उसका विरोध हुआ, IMF का विरोध हुआ और इसका ग्लोबलाइजेशन का सभी सोशल कैटेगरीज को एक जैसा बेनिफिट नहीं मिला, सभी को एक जैसा फायदा नहीं मिला। आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि ग्लोबलाइजेशन के फेयर जो इम्पैक्ट थे और इसके जो अनफेयर इम्पैक्ट थे उनके बारे में आपने पढ़ा है। तो आप ये देखेंगे कि we have already noted that globalization is a very contentious subject and has invited strong criticism all over the world. माने कि इसकी आलोचना पूरे वर्ल्ड में हुई और पूरे वर्ल्ड में अलग-अलग इश्यूज पर इसकी आलोचना की गई। तो क्रिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन मेक अ वैरायटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लोग अलग-अलग इश्यूज पर आर्ग्यू करते हैं, अपनी अपनी जो है ना दलीलें देते हैं कि कैसा होना चाहिए, क्या हो गया है और क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है, राइट? सभी लोग इसके बारे में माइक माइक बंद करो।
हाँ जी बेटा, हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, यस मैम। ओके, यस हाँ मैम। ठीक है, हाँ ओके ओके, है ना। हाँ जी, आप देखेंगे कि दोज ऑन द लेफ्ट आर्ग्यू दैट कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर फेज ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म दैट मेक्स द रिच रिचर एंड द पुअर पुअरर। ये लेफ्ट का मतलब क्या है? दोज ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट माने लेफ्ट साइड में जो है, माने जो इसको क्रिटिसाइज करते हैं, जो इसकी आलोचना करते हैं, जो इसके नेगेटिव साइड को ज्यादा देखते हैं, तो वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि इस ग्लोबल कैपिटलिज्म के दौर में ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो रिच है वो और रिच हो गए हैं और जो पुअर है वो बहुत पुअर होते जा रहे हैं। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि जो रिच लोग हैं वो और रिच होते जा रहे हैं, पुअर जो बहुत पुअर होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सर्विसेज मिल रही हैं लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, लेकिन वो सिर्फ उन लोगों को मिल रही हैं जो हाईली क्वालिफाइड है या जो जो बाहर जाकर के काम कर सकते हैं। तो माने जो बहुत स्किल्ड लोग हैं उनको ही काम मिल रहा है, जैसे वर्कर्स है या जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको उतना फायदा नहीं मिल रहा है इसका। तो weakening of the state leads to a reduction in the capacity of the state to protect the interest of its poor. Critics of globalization from the political right express anxiety over the political, economic, and cultural effects. In political terms, they also fear the weakening of the state. Economically, they want to return to self-reliance. अब यहाँ एक चीज और बात आती है सामने, वो आती है कि वी वांट टू बिकम सेल्फ रिलायंस। अभी भी आप लोगों ने अगर मोदी जी की स्पीच सुनी होगी तो उन्होंने कहा था कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, ठीक है, सेल्फ रिलायंस बनना है। तो सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या है कि हम अब आज के टाइम पर ऐसा दौर आ गया है कि हम डिपेंड करते हैं दूसरे कंट्रीज पर। जो चीज हमारे यहाँ पर नहीं अवेलेबल होती है हम दूसरे देशों से उसको मंगा लेते हैं। सिर्फ ऐसा हम ही नहीं करते हैं, सभी देश ऐसा ही करते हैं। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि सेल्फ रिलायंस हमें जो है ना अपने आप को प्रोटेक्शनिज्म की जो पॉलिसी हमने अर्ली फेज में शुरू की थी और अडॉप्ट की थी, दैट प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी शुड बी once again it should be implemented, and once again we should return back to self reliance. Culturally, they are worried that traditional culture will be harmed and people will lose their age-old values and base. और अगर हम कल्चर की बात करते हैं तो अगर इसका जो मैंने बताया था आपको कि कल्चरल इम्पैक्ट या एक कॉन्सिक्वेंस क्या है इसका, तो जब हम बात करते हैं कल्चरल इम्पैक्ट की, तो हम ये कहते हैं कि जो वेस्टर्न कल्चर है वो इंडिया और ऐसे बहुत सारे देशों के ऊपर इतना ज्यादा हावी हो रहा है कि हम अपनी पुरानी वैल्यूज को, अपने कल्चर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपनी वैल्यूज को हम जो है ना उससे हम दूर जा रहे हैं। हमारा जो एशियन कल्चर है, हमारा जो पास्ट है, हमारी जो यूनिकनेस है कल्चर की, उससे हम जो है ना अलग हटते जा रहे हैं। टेक फॉर एन एग्जाम्पल कि जो हमारी मोरल वैल्यूज हैं वो अब कम होती जा रही हैं। अब जो है ना हमारी सेंस ऑफ ड्रेसिंग जो है उसमें बहुत चेंज आ रहा है, और इसके अलावा हमारे खान पान की जो कंडीशंस है उसमें भी बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है। तो हम ये कहेंगे कि ये, अगर हम ये कहें कि ये हमारे लिए पॉजिटिव है, तो नो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट पॉजिटिव एस्पेक्ट। ये हमारे लिए नुकसानदायक है, इससे हमें नुकसान हो सकता है। तो इसके बाद आप देखेंगे कि इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट एट दैट एंड हियर एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स टू पार्टिसिपेट इन ग्लोबल नेटवर्क्स अलाइंग विद दोज हु फील लाइक देम इन अदर कंट्रीज, है ना। माने कि जो ग्लोबलाइजेशन का जो लोग विरोध करते हैं, तो ऐसे और देशों में भी मूवमेंट्स लॉन्च किए गए हैं जो विरोध करने वाले हैं। और इंडिया के जो एंटी ग्लोबलाइजेशन के ग्रुप्स हैं वो उन देशों के साथ में मिलते हैं क्योंकि उनकी फीलिंग्स एक जैसी होती हैं, उनके जो व्यूज हैं वो एक जैसे होते हैं, उनके आइडियाज एक जैसे होते हैं। एंड many anti-globalization movements are not opposed to the idea of globalization per se as much as they are opposed to a specific program of globalization which they see as a form of imperialism. Dear students, try to understand कि वो जो लोग विरोध करने वाले हैं वो विरोध किस चीज का करते हैं। वो विरोध करते हैं कि वो ग्लोबलाइजेशन का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के चलते
आने वाले टाइम में वो जो इंपीरियलिज्म वाली फीलिंग देख रहे हैं, वो जो इंपीरियलिज्म वाला आइडिया देख रहे हैं, वो उस चीज से डरते हैं, वो उस चीज को जो है ना एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ये डर है कि कहीं आने वाले समय में ग्लोबलाइजेशन के चलते इंपीरियलिज्म का वो दौर फिर दोबारा न आ जाए। In 1999, at the World Trade Organization ministerial meeting, there were widespread protests at Seattle alleging unfair trading practices by the economically powerful states. मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो इकोनॉमिकली पावरफुल स्टेट्स है वो लोग वीकर कंट्रीज पर गलत पॉलिसीज इम्पोज करते हैं और उनसे वो ज्यादा रिसोर्सेज हासिल करना चाहते हैं और बदले में उनको वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि इस हिसाब से वो उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना हम ये देखेंगे कि जो ग्लोबलाइजेशन है, उस ग्लोबलाइजेशन से डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज को इक्वली एक जैसा लाभ होना चाहिए, एक जैसा बेनिफिट होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। और जबकि WTO की ये पहली कंडीशन है कि डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर ट्रेड करेंगी और एग्रीमेंट्स करेंगी। द वर्ल्ड सोशल फोरम WSF, वर्ल्ड सोशल फोरम is another global platform. ये भी एक global platform है which brings together a wide coalition composed of human rights activists, environmentalists, labor, youth and women activists opposed to neoliberal globalization. ध्यान से सुनेंगे, ये WSF जो है वो 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये WSF क्या है? ये भी एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है और ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म जो है वो किसका है? ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म जो है वो एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, लेबर एंड यूथ एंड विमेन एक्टिविस्ट का है। और ये लोग जो है वो लिबरल ग्लोबलाइजेशन का विरोध नहीं करते हैं, दे अपोज नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन, वो नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन का विरोध करते हैं। The first WSF meeting was organized in Porto Alegre, Brazil in 2001. The fourth WSF meeting was held in Mumbai in 2004. The latest WSF meeting was held in Montreal, Canada in August 2016. India and resistance to globalization. What has been India's experience in resisting globalization? Social movements बहुत ज़्यादा शुरू हुई, बहुत ज़्यादा social movements जो है चली, and it play a role in helping people make sense of the world around them and finding ways to deal with matters and that trouble them. Resistance to globalization in India has come from different quarters. They have been left-wing protests to economic liberalization voiced through political parties as well as through forums like the Indian Social Forum. Trade unions, industrial workforce as well as those representing farmer interest have organized protest against the entry of multinationals. अब देखो कि मैंने आपको बताया था शुरू में भी एग्जांपल जब मैंने दिया था, तो फार्मर्स जो है वो क्या है, फार्मर्स हैं या जो वर्कर्स हैं या जो मिडिल क्लास के लोग हैं, ज्यादा नुकसान उन लोगों को हुआ है। तो जैसे ट्रेड यूनियंस हैं, ये ट्रेड यूनियंस जो है वो इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स को जो है ना रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे अब लेकिन फार्मर्स की तो कोई यूनियन नहीं होती है ना, तो फार्मर्स जो है वो अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज करें? फार्मर्स ने भी हालांकि इसको एडेप्ट किया। आप लोगों की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक में लास्ट में एक चैप्टर आएगा जिसमें हम जो है ना मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। वहां हम फार्मर्स के एक मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि इसी 1991 की LPG पॉलिसी के अगेंस्ट में था, जहां पर कि कैश क्रॉप्स को जो है ना ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी और लोग सब्सिस्टेंस क्रॉप्स को जो है ना प्रोड्यूस नहीं करना चाह रहे थे और उनकी कीमतें भी जो है ना उनको सही नहीं दी जा रही थी। तो वो बहुत बड़े लेवल पर जो है ना एक प्रोटेस्ट मूवमेंट शुरू किया गया था, जिसको भारतीय किसान आंदोलन कहा जाता है।
The patenting of certain plants like neem by American and European firms has also generated considerable opposition. अब देखो कि जैसे नीम वगैरह है, हमारे यहाँ पर इसकी कोई खास तरह से खेती नहीं की जाती है, लेकिन अमेरिका और यूरोपियन फर्म्स ने इस नीम की एक स्पेशल तरीके से खेती शुरू कर दी है, एक तरीके से फॉर्म बना दी है, और वो नीम से जो है ना दुनिया भर की मेडिसिन तैयार करते हैं, और इससे जो है ना हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। Resistance to globalization has also come from the political right. This has taken the form of objecting particularly to various cultural influences ranging from the availability of foreign TV channels provided by cable network, celebration of Valentine's Day. अब देखो वैलेंटाइन डे पहले कोई जानता था क्या? कोई भी नहीं जानता था। अब हम दुनिया भर के डेज जो है ना सेलिब्रेट करते हैं, कभी मदर्स डे आता है, कभी फ्रेंडशिप डे आता है, कभी फादर्स डे आता है, कभी डॉटर्स डे आता है ना, कभी कोई डे, कभी कोई डे, बस सारा दिन यही याद रखते हैं, ठीक है। एंड वेस्टर्नाइजेशन ऑफ ड्रेस टेस्ट्स ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। आप देखेंगे कि सलवार कुर्ता पहन करके जाना है ना, साड़ी पहनना, ये जो है ना अब हमारे हमारे हमें मतलब अगर हम सलवार कुर्ता पहनते हैं या हम साड़ी पहनते हैं तो कहीं ना कहीं जो है ना दिमाग में ये बात आती है कि बैकवर्ड है ना। तो ये एक तरीके से जो है ना वेस्टर्नाइजेशन जो हुआ है ड्रेसेस का, स्पेशली गर्ल्स में, ठीक है। तो बहुत ही ये एक मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट आप इसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारी वैल्यूज ऐसी नहीं है, हमारा जो कल्चर है वो इस चीज को अलाउ नहीं करता है। हालांकि सेंसिबल ड्रेसेस पहनना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह से सलीके से कपड़े पहनना, ये सबके लिए ये सभी जो है ना इस चीज को प्रोत्साहित करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर जो है ना वो तो हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद में आप लोगों को मैंने कल ही व्हाट्सएप पर लिंक भेजा था क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने के लिए, तो वो लिंक उस लिंक से आपको क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट करने हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कल ही नोटिफिकेशन आया है जिसमें आपका सिलेबस जो है वो कुछ हद तक चेंज हुआ है। तो वो जो सिलेबस है वो उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, डिलीटेड पोर्शन कौन कौन सा है, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, ठीक है। तो आप लोग जो है ना ध्यान से समझेंगे, ठीक। इसमें डियर स्टूडेंट्स एक तो आप देखेंगे आप नोट करेंगे, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, यस मैडम। हाँ जी, पहले तो हाँ ठीक है, पहले ओके बेटा, आप लोग जो है ना नोट करेंगे कि सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड जो आपका चैप्टर 8 था वो अब इसमें से डिलीट हो चुका है, ठीक है। सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, इससे पहले वाला चैप्टर था हमारा, वो चैप्टर डिलीट हो चुका है, चैप्टर 6, ठीक है। और उसके बाद एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये चैप्टर जो हमने इससे पहले वाला किया था ना 8 चैप्टर, वो भी डिलीट हो चुका है सिलेबस में से। तो जो हमारी ये वाली बुक है ना, इस बुक में से 2 चैप्टर डिलीट हुए हैं, एक तो सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड एंड एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। समझ में आ गया आपको 2 चैप्टर्स। तीसरा जो है ना हमारा बुक 2 में से हमारे जो है ना 4 जो है ना टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, इसमें से 2 तो पूरे चैप्टर डिलीट हुए हैं और कुछ टॉपिक्स जो है वो डिलीट हुए हैं। तो हमारा जो चैप्टर है प्लान्ड डेवलपमेंट, उसमें से जो है ना चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग कमीशन एंड 5 ईयर प्लान्स, ये डिलीट हुआ है। और इसके अलावा जो है ना इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, इसमें से इंडियाज रिलेशंस विद इट्स नेबर्स है ना, इंडिया के जो उसके नेबर्स के साथ में रिलेशंस है, ये टॉपिक डिलीट हुआ है। इसके बाद चैप्टर जो है ना आपका 14 सोशल एंड न्यू सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, ये पूरी तरह से डिलीट हुआ है। और रीजनल एस्पिरेशंस, ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से डिलीट हुआ है, ठीक है। तो 4 तो चैप्टर डिलीट हुए हैं और जो है ना 2 चैप्टर से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब इसमें
आप लोग देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस का मैंने आपको बताया सिलेबस क्या क्या डिलीट हुआ है, और अब जो है ना आप लोगों को देखना है कि अटेंडेंस जो है ना आप लोग मुझे बताएंगे कि कितने बच्चे जो है ना आज मेरे पास प्रेजेंट हैं। अपना जो है ना माइक भी ऑन करेंगे और अपना जो है ना वीडियो भी ऑन करेंगे, ताकि मैं आपको फेस भी देखूं आपका और आपकी आवाज भी मैं सुनूं। आप लोग मुझे यस मैडम बोलते जाएंगे, ठीक है? हाँ निकिता, निकिता प्रेजेंट मैम। गुड। उसके बाद प्रीति, प्रीति प्रेजेंट मैम। लोकेश, प्रेजेंट लोकेश, ये ना सभी लोग, आप सभी लोग एक साथ अपना माइक मैम। नहीं, जिसको बोलूंगी ना वही करेगा। रौनक, मैम तुषार प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। मानसी, प्रेजेंट मैम। आदित्य, प्रेजेंट मैम। त्रिशा, सरिता, प्रेजेंट सरिता, मैम। प्रेजेंट दीपिका, मैम। प्रेजेंट मैम। शिल्पी, आयुष, आयुष बेटा बोलो, आयुष, आयुष नहीं है आयुष? प्रिंस राणा, प्रिंस राणा, आशीष गहलोत, राधिका दुआ, प्रेजेंट मैम। राधिका, प्रेजेंट मैम। विशाखा, प्रेजेंट मैम। सौरभ, 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 पायल, प्रेजेंट मैम। आशीष कौन बोला ये अभी? अभी अटेंडेंस किसने बोली है? सौरभ ने बोली है, किसने बोली है? बेटा आप लोग जब मैं नाम बोलूं ना तो अपना माइक ऑन किया करो और उस पर बोला करो, और अपना मुझे फेस भी दिखाओ, वीडियो और जो है ना स्पीकर दोनों ऑन करो, ठीक है? सौरभ, आशीष गहलोत बोला था, कौन बोला था? चलो पायल, दिशांत, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। ठीक है बेटा, सुरजीत, 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 अंकित रोहिला, प्रेजेंट मैम। दीपांशु, प्रेजेंट मैम। दीपांशु, हितेश बजाज, प्रेजेंट मैम। नैन्सी, प्रेजेंट मैम। नैन्सी, प्रेजेंट प्रिंस मैम। यादव, प्रिंस यादव, प्रिंस यादव, प्रिंस यादव, प्रिंस यादव, प्रिंस यादव नहीं है? पीयूष जैन, प्रार्थना, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। ये पीयूष जैन बोला था इससे पहले। प्रिंस गुलिया, प्रिंस, प्रिंस गुलिया, तुषार सुहाग, तुषार त्यागी, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। हाँ प्रियांशु, प्रेजेंट मैम। तुषार सुहाग है क्या? यस मैडम। हर्षिता प्रेजेंट कौन है? मैम। तुम ना अपना नाम भी बोलो साथ में। तुषार सुहाग था क्या? यस मैडम। अच्छा, हर्षिता, प्रेजेंट मैम। उषा, प्रेजेंट मैम। तनु, प्रेजेंट मैम। मुस्कान, प्रेजेंट मैम। हर्ष, हर्ष नहीं है, अमीशा, प्रेजेंट मैम। प्रशांत यादव, वैष्णवी, लक्ष्मी, प्रेजेंट मैम। मुस्कान, प्रेजेंट मैम। कनिष्का, प्रेजेंट मैम।
रितु, प्रेजेंट मैम। राधिका, राधिका नहीं है। कोमल, प्रेजेंट मैम। सुशांत, सुशांत, वरुण, मनीष प्रेजेंट शौकीन, मैम। मनीष शौकीन और गौरव मुदगल। प्रेजेंट मैम। गौरव, यस मैम। इसमें 34 बच्चे दिखा रहे हैं बेटा, और पार्टिसिपेंट तो मेरे पास 37, 38 आ रहे थे। मैं नाम बोल लूं जिनकी अटेंडेंस लगी है? निकिता, प्रीति, जिसकी नहीं लगी हो ना वो बता देना। निकिता, प्रीति, लोकेश, रौनक, मानसी, आर्यप्रिया, तिशा, सरिता, दीपिका, शिल्पी। है मेरी शिल्पी लगी का लोकेश। मैम प्रेजेंट मैम। शिल्पी कौन? की। शिल्पी की तो लग गई है। शिल्पी। हाँ, उसके बाद आर्यप्रिया, आयुष, आयुष की नहीं लगी। मैम प्रिंस राणा, मैम प्रेजेंट हूँ मैं। आयुष और प्रिंस राणा। हाँ जी मैम। प्रिंस राणा भी है। प्रिंस राणा है। था अब मैम बोलेगा पहले था वो। आशीष गहलोत, आशीष गहलोत है। सौरभ, पायल, अच्छा राधिका है, विशाखा है, दिशांत है, अंकित, दीपांशु, हितेश, नैन्सी एंड पीयूष, प्रार्थना, तुषार, सुहाग, त्यागी दोनों है, प्रियांशु, हर्षिता एंड उषा, तनु, मुस्कान, और फिर प्रशांत, अमीशा है, लक्ष्मी है, मुस्कान, कनिष्का है, रितु नहीं है, राधिका, कोमल, सुशांत है, वरुण और गौरव मुदगल। इतने बच्चे हैं। अब बेटा एक बात और है कि आप लोग अपनी फीस के बारे में मुझे बताएं कि फीस किस किस बच्चे की नहीं गई है। पीछे मानसी, आपकी फीस डिपॉजिट हो गई है? मानसी, यस मैम, अगस्त तक करती। है 10 तक करेंगे बेटा? ये गलत बात हो गई ना। मैंने आपको मैंने छुट्टियों में भी फोन किया था, फीस डिपॉजिट करा दो। तिशा, मैम फीस कर दी फीस डिपॉजिट। ठीक है। तिशा, तिशा, सरिता, आपकी फीस? अच्छा एक काम करो, आप लोग ना अपनी से बताऊंगी। हाँ चलो एक काम करना, आप लोग अपनी फीस जब डिपॉजिट करा दो ना, तो फीस की जो स्लिप है ना उसकी टिक मुझे भेज दो, और जो लोग करा चुके हैं ना वो वैसे ही भेज दो मुझे, है ना, ताकि मैं टिक लगा लूं किस किस की फीस आ गई है और किस किस की रह गई है। ठीक है। अच्छा, अब जो मैंने आप लोगों को कल व्हाट्सएप पे लिंक भेज दिया था, आप क्वेश्चन आंसर्स जो है ना उसमें से अपने पूरे कर लेना, और कुछ जो न्यू टर्म्स है ना वो जरूर कर लेना, जैसे वो क्या बोलते हैं, अभी WSF वाला जो था, और इससे पहले भी एक वो आपका था सेफ्टी नेट्स वाला था, और कुछ ग्लोबलाइजेशन है जैसे LPG है, तो ये जो है ना जरूर कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के लिए क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो है ना किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप पूछ सकते हैं। इस चैप्टर का काम जो है वो मुझे कल तक चाहिए। अच्छा, हिस्ट्री में जो है ना आपका जो थ्रू द आईज ऑफ ट्रेवलर्स जो 5th चैप्टर था ना आपका, वो डिलीट हुआ है फर्स्ट बुक से, और पूरे 4 चैप्टर्स जो है ना वो रहेंगे, उसमें से एक भी चैप्टर डिलीट नहीं हुआ। तो 5th चैप्टर आपका डिलीट हुआ है, और उसके बाद 8th चैप्टर आपका डिलीट हुआ है। तो 6 चैप्टर हम कर चुके हैं, अभी हम 7 चैप्टर स्टार्ट करेंगे,
आप लोग मुझे जल्दी से जल्दी काम भेज दें क्योंकि बहुत ही रिटन वर्क कम है इस लेसन में भी। आप लोग काम मुझे भेज दोगे तो मैं कल से ही आप लोगों का जो है ना नया चैप्टर स्टार्ट करूंगी हिस्ट्री का, ठीक है। और ये गलत बात हो रही है बेटा कि आप लोग जो है ना सभी क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो। आप लोग सारे के सारे बच्चे क्लास अटेंड करें ताकि आपको जो है ना पूरा बेनिफिट मिल पाए, ठीक है। मैम हाँ इसमें बोलो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है? एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो मैंने आपको लिंक भेजा है ना उसमें ही देखना, अगर नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो उसमें से देख के कर लेना। कुछ क्वेश्चंस है तो सही लेकिन वो मैंने अभी निकाले नहीं है, मैं निकालूंगी तो फिर मैं क्वेश्चंस लिख करके आपको भेज दूंगी, ठीक है। ओके मैम। और किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछो बेटा। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो बेटा। कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है? कौन मैम बोल ये रहे हो? political consequences में states become more powerful than they were earlier as outcome of the new technology. इसका मतलब समझा दो एक बारी। इसका मतलब ये है कि क्या बोलते हैं, जैसे हमने कहा कि पहले स्टेट की जो ड्यूटी थी ना वो क्या थी, वेलफेयर स्टेट हम स्टेट को कहते हैं, है ना। तो स्टेट को जो है ना लोगों के कल्याण के लिए काम करना होता है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना होता है। और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने देश में रहने वाले सिटीजन्स को जो है ना सेफ और सिक्योर करें और उनका जो है ना प्रोटेक्शन और उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसको भी फुलफिल करें। इसीलिए तो हमारे देश में जो है आपने देखा ना कि जो राशनिंग की जो फैसिलिटीज हैं वो हम देते हैं ताकि जो लोग पुअर हैं, जो लोग मार्जिनल लोग हैं, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक तरीके से जो है ना गवर्नमेंट का थोड़ा सा रोल यहाँ पे कम हुआ है, क्योंकि अब जो है ना मार्केट जब इन चीजों को हैंडल करता है तो मार्केट इस तरीके से मार्केट का मतलब है कि मार्केट फोर्स, और मार्केट फोर्स में डिमांड एंड सप्लाई का रूल आता है। जब डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग जब हम प्रोडक्शन के हिसाब से जब मार्केट में चीजें अवेलेबल होती हैं तो यहाँ पर कंज्यूमर्स की पसंद नापसंद पर डिपेंड करता है कि व्हाट दे वांट टू परचेज एंड व्हाट दे डोंट वांट टू परचेज। तो जो चीजें उनकी डिमांड में रहती हैं वो चीजें ज्यादा प्रोड्यूस होती हैं और जो चीजें डिमांड में नहीं होती हैं वो कम प्रोड्यूस होती हैं। और यहाँ पर खुले मार्केट से, ओपन मार्केट से लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी की चीजें खरीदते हैं, जो लोग कम अफोर्ड कर सकते हैं वो लो क्वालिटी की गुड्स खरीदते हैं या लेस क्वालिटी की जो है ना कंपैरेटिवली पुअर क्वालिटी की गुड्स खरीदते हैं। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट को ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उनको जो है ना ये सारी चीजें प्रोवाइड करना ये उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि अब हम ये कहें कि गवर्नमेंट का बिल्कुल रोल खत्म हो गया तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे कि जो पुअर लोग हैं उन लोगों को गवर्नमेंट जो है वो अब बेसिक उनकी जो जरूरतें हैं वो प्रोवाइड करती हैं। आप देखो कि जो पब्लिक जो क्या कहते हैं फूड इनको प्रोवाइड किया जाता है, तो वो जो क्या कहते हैं फूड की जो सप्लाई है, राशन शॉप्स है, वहां पर उन लोगों को जो है ना सामान मिलता है जो इन अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को मार्केट रेट पर पूरा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल कम नहीं हुआ, फिर और बढ़ गया है और मजबूत हो गया है। एंड जो हमारी टेक्नोलॉजी है उससे इन लोगों को, गवर्नमेंट को पुअर लोगों को आइडेंटिफाई करने में मदद मिली है, अपने सिटीजन्स को जो है ना आइडेंटिफाई करने में मदद मिली है। मतलब जैसे कि ये पता लगाया जा सकता है कि कौन क्या काम करता है, किसका क्या प्रोफेशन है, किसकी कितनी इनकम है, कौन कितना टैक्स पे करता है, कौन टैक्स पे नहीं करता है। माने कहने का ये है कि अपने सिटीजन्स को एक तरीके से एनलिस्ट करना और फिर उनके जो प्रोफेशंस है, उनकी क्वालिफिकेशंस है, सबके बारे में पता लगाना, ये अब पॉसिबल हो पाया है, जबकि ये पहले इतनी आसानी से पूरा नहीं हो पाता था। आप हिस्ट्री में भी एक चैप्टर पढ़ोगे उसमें आप देखेंगे कब पहली बार जब सेंसस शुरू हुआ तो लोगों ने अपनी जो रियलिटीज थी वो कैसे हाइड की थी। तो यहाँ पर अब जो है ना हम ये कह सकते हैं कि सेंसस जो है ना लोग जो है ना अब इसमें ज्यादा कॉपरेट करते हैं और जो है ना गवर्नमेंट को हेल्प मिलती है इन चीजों से। आपको समझ में आया बेटा? हेलो हेलो, हाँ ये जी मैम बताओ आ मुझे गया। किस बच्चे ने क्वेश्चन कनिष्का। किस बच्चे ने पूछा था? कनिष्का, डिड यू अंडरस्टैंड द आंसर? आपको आंसर समझ जी में आ गया मैम। बच्चे?
हाँ जी मैम आ गया। ओके है, हाँ ठीक है, ठीक है बेटा। हाँ जी मैम। हाँ तो ठीक है। अब जो है ना, कल आप लोगों की ड्यूटी ये है कि जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर रही हैं उनको प्लीज मैसेज दीजिए कि क्लास अटेंड करें वो, ठीक है, नहीं तो उनका लॉस होगा, ठीक है। अब आप लोग मीटिंग से क्विट कीजिए। हाँ, क्विट करो आप लोग। हाँ बेटा चलो। शिल्पी, प्रीति, ऋतु, ऋतु तो है, ऋतु का शिल्पी क्विट करो बेटा। ये हर्ष अभी आया है क्या? हर्ष अभी आए हो क्या? चलो बेटा क्विट करो। ऋतु क्विट करो बेटा।